मॉर्निंग टू ऑल। ये देखिए आज का हमारा टॉपिक है टोली शिक्षण, टीम टीचिंग। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल चुकी है हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। ये देखिए, ये है टीम टीचिंग। क्या होता है? जिसमें 3 से 4 या 5 टीचर एक साथ पढ़ाते हैं, समूह में, टीम में। ठीक है, एक टोली के द्वारा। देखिए टीम टीचिंग क्या है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह शिक्षकों का एक समूह है, एक टीम है, एक टीम के रूप में काम करता है और शिक्षण करता है, टीचिंग करता है। टीम में कितने टीचर होते हैं? 2 से 5 शिक्षक हो सकते हैं, जो छात्रों के एक ही समूह को पढ़ाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के शिक्षण में शामिल हो सकते हैं। एक ही समय में एक ही समूह को पढ़ाना, विशेषज्ञता के क्षेत्र में के अनुसार शिक्षण साझा किया जाता है। छात्रों के एक बड़े समूह के भीतर विभिन्न उपसमूहों को पढ़ाना। टीम शिक्षण विधि। टीम शिक्षण पद्धति शिक्षण क्षेत्र की सबसे बड़ी नवाचारों में से एक है, मतलब न्यूनतम पद्धति है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1954 में अस्तित्व में आया और मुख्य रूप से पाठ्यक्रम और शिक्षण रणनीतियों के विकास पर केंद्रित है। क्या है भाई? हमारा जो करिकुलम है और जो टीचिंग जो रणनीतियां हैं उन पर केंद्रित है। टीम शिक्षण एक सहयोगी शिक्षण है, मतलब सब टीचर सहयोग के द्वारा पढ़ाते। टीम शिक्षण एक सहयोगी शिक्षण या सह शिक्षण पद्धति के रूप में जाना जाता है। अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीकों से परिभाषित टीम शिक्षण की परिभाषाएं देखिए। अलग अलग जो परिभाषाएं दी गई हैं वो देखते हैं। टीम शिक्षण की परिभाषा, ये एक दो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। टीम शिक्षण एक प्रकार का अनुदेशनात्मक संगठन है जिसमें शिक्षण कर्मी होते हैं और छात्र उन्हें असाइन करते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक जिम्मेदारी देते हैं, मतलब 2 या, वो हम ऊपर जान चुके हैं, 2 से 5 शिक्षक इसमें शिक्षण करते हैं, एक साथ दिखते हैं। कुछ समूह के छात्रों के लिए निर्देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, स्पेनिश के अनुसार। ये किसने कहा? स्पेनिश ने। इस शिक्षण रणनीति में, ये देखिए, इस शिक्षण रणनीति में 2 या 2 से अधिक शिक्षक किसी भी विषय या विषयों की योजना बनाने के लिए सहयोग करते हैं, इसे बाहर ले जाते हैं और हमेशा समय समय पर छात्रों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। ये देखिए क्या है? प्लानिंग स्टेप क्या है, इसके चरण सोपान। ठीक है, प्लानिंग योजना बनाना, संगठन और मूल्यांकन करना। टीम शिक्षण के लक्षण देखिए। टीम शिक्षण पद्धति लचीली है, फ्लेक्सिबल है भाई। इसमें सभी टीचर अपने अपने योग्यता के आधार पर टीच करते हैं। शिक्षण विधि में शिक्षकों को अपनी गतिविधियों को स्वयं तय करने की आवश्यकता है, यह सामूहिक जिम्मेदारी है। टीम शिक्षण में सभी शिक्षकों पर पूरी जिम्मेदारी होती है। विद्यार्थियों, स्कूलों और अन्य चीजों की आवश्यकता पर भी विचार किया जाता है। बिल्कुल, शिक्षण और मूल्यांकन दोनों सहकारी आधार पर किया जाता है। देखिए शिक्षण के उद्देश्य, टीम शिक्षण के उद्देश्य क्या है? टीम शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से एकल कक्षा या स्थान पर अभ्यास करती है। ठीक है, एक ही जो समूह है छात्रों का, एक ही जो कक्षा है उसी पर है अभ्यास करती है। यह छात्रों के लिए सीखने की रणनीतियों को सुधारने के लिए विकसित करती है। छात्रों में क्या है? सीखने की जो रणनीतियां हैं उनको विकसित करती हैं। दिए गए निर्देशों की गुणवत्ता में सुधार करें। विद्यार्थियों के हितों के अनुसार प्रभावी शिक्षण विधियां इसमें अपनाई जाती हैं।
शिक्षक समुदाय में क्षमताओं, अलग अलग टीचर होते हैं तो अलग अलग आइडियाज हमें मिलते हैं कि किस तरह से कौन सा बच्चा किस तरह से सीख सकता है। ठीक है, सहयोगात्मक शिक्षण है तो इस चीज में सहायता मिलती है। शिक्षक समुदाय में क्षमताओं, रुचियों और विशेषज्ञताओं का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। जो उनकी क्षमताएं हैं, जो उनकी विशेषज्ञता है, जिस चीज में वो स्पेशल है, उनका उपयोग करते हैं। लाभ देखिए इसके क्या है, टीम शिक्षण के, टोली शिक्षण के लाभ क्या है। कम लागत, एक बहुत ही कम कीमत पर सीखने का एक कुशल रूप प्राप्त हम कर सकते हैं। टीम शिक्षण शुरू करने के लिए इस तरह के नए संसाधनों की आवश्यकता नहीं, मतलब कि एक सिर्फ एक 4 या 5 अध्यापक ही चाहिए, किसी तरह की कोई नई टेक्निक्स या कुछ नहीं है, वो अपनी रणनीतियों से पढ़ाएंगे बच्चों को। ठीक है, तो उसमें क्या है, कम लागत, किसी तरह का कोई अलग से खर्च नहीं है। शिक्षकों के लिए सहायता, आमतौर पर शिक्षक इस तथ्य से आगे निकल जाते हैं कि उन्हें शब्द के अंत तक पाठ्यक्रम पूरा करना होता है। भले ही उनके पास छात्रों को पढ़ाने के लिए रचनात्मक विचार हो, लेकिन उनके पास छात्रों के लिए योजना बनाने, उन्हें प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। ठीक है, तो उनको एक दूसरे की सहायता मिलती रहती है। विचारों में विविधता, अलग अलग विचार सामने आते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, अलग अलग आइडियाज हमारे सामने आते हैं। जब शिक्षक अपनी शिक्षण शैली के साथ आते हैं तो विचार और विशेषज्ञता एक साथ आती है। अगर पूरी तरह से योजना बनाई जाए तो सर्वोत्तम विचार और शैलियों का मिश्रण एक ही विषय के कई तरीकों को सामने लाएगा। यह इस प्रकार बेहतर सीखने में मदद करता है। मतलब एक से अधिक टीचर हैं, 4-5 टीचर हैं इस टोली के अंदर, तो उनके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग पढ़ाने की टेक्निक्स हैं। ठीक है, वो सभी हमारे सामने आती हैं और सीखने में मदद करती हैं। छात्रों की बेहतर भागीदारी देखिए, एक नई विधि हमेशा आकर्षक होती है। बिल्कुल, जो अगर हम बच्चों को नई टेक्निक से पढ़ाते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं हमेशा। छात्रों को आश्चर्य हो सकता है कि वे कौन सी नई चीजें सीखने जा रहे हैं। बिल्कुल, शिक्षकों की एक टीम के पास विचार करने के लिए विभिन्न तरीके और विचार होंगे। एक से अधिक टीचर हैं तो विचार भी एक से अधिक होंगे। जो छात्रों को बनाते हैं उनकी सोच की, मतलब उनकी सोच को डेवलप करते हैं और सभी चीजों के लिए क्यों सवाल करते हैं। जो जितने सवाल होंगे, ठीक है, बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एक से ज्यादा टीचर हैं, टोली शिक्षण चल रहा है, टीम टीचिंग चल रही है, तो भाई सभी टीचर अलग अलग उसको आंसर देंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे। वे विभिन्न प्रश्नों और विचारों के साथ आएंगे। छात्रों की मानसिक उत्तेजना, पारंपरिक व्याख्यान में केवल एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं। जो हमने कल पढ़ा था लेक्चर मेथड में, क्या है, एक ही टीचर पढ़ाता है। विचार विचार केवल एक ही तरीका, जो विचार उनका जो आइडियाज हैं एक ही है, पढ़ाने का तरीका एक है। अक्सर छात्र जो कुछ भी पढ़ते हैं उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर होते हैं। जिस विधि से पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो चाहे इंटरेस्टिंग हो, चाहे बच्चों को समझ में आ रहा हो, यानी परंतु वो उसी विधि से पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं और वे दूसरे तरीके से सोचने की जहमत नहीं उठाते। ठीक है, टीम शिक्षण उन्हें सिद्धांतों, तथ्यों पर सवाल उठाने में मदद करता है। ठीक है, जब इसमें शामिल छात्रों ने रचनात्मकता और चीजों पर सवाल उठाने की आदत को मतलब इसमें क्या होता है, बच्चों को क्रिएटिविटी मतलब जागृत की जाती है, डेवलप की जाती है, और क्वेश्चन पूछने पर उनको प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, छात्र और शिक्षक के बीच बेहतर संबंध देखिए, मनुष्य जब बातचीत करते हैं तो यह उतना ही सरल होता है। बॉन्डिंग तब बढ़ जाती है जब शिक्षक अक्सर सवाल पूछते हैं और सुनते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही, जब टीचर क्वेश्चन पूछता है और बच्चों के जो आंसर आते हैं, जो भी सुझाव देते हैं बच्चे, उनको ध्यान से सुनते हैं, तो क्या है, टीचर और शिक्षक के बीच जो संबंध है वो अच्छा
सुदृढ़ बन जाता है, मजबूत बनता है कि छात्रों को क्या कहना है। जब लोगों ने सुना और सराहा उनको, हम उनकी जो बच्चे बताते हैं, जो सुझाव देते हैं, जो आंसर देते हैं, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो क्या है, बच्चे के अंदर एक प्रोत्साहन की भावना जागृत होती है, ठीक है। सराहा तो अंततः क्या होगा भाई, बच्चे में बातचीत करने की भावना, क्वेश्चन पूछने की भावना, ये क्या है, इसका विकास होगा। इसके नुकसान क्या है देखिए, दोष क्या है टीम शिक्षण के। शिक्षकों द्वारा परिवर्तन की स्वीकृति, इसमें क्या है, हम इंसान बदलाव को नापसंद करते हैं। टीम शिक्षण के विचार को स्वीकार नहीं कर सकते, वे अक्सर कठोर होते हैं और पारंपरिक शिक्षण तकनीकों से चिपके रहना चाहते हैं। यह विचारों ने अतिरिक्त प्रयास करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी उन्हें। अनिच्छुक मतलब कि टीम टीचिंग अगर हो रही है तो उसको भी इंटरेस्टिंग बनाना होगा। बच्चे क्या चाहते हैं कि भाई जल्दी से किसी भी चेंज को अगर करते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है तो। शिक्षकों में कठोरता, अध्यापक के रूप में परिवर्तन को स्वीकार करने के अलावा शिक्षकों में अक्सर अन्य शिक्षकों के साथ स्वीकार करने, समायोजित करने की कठोरता होती है। मतलब हर जो टीचर होता है वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है, दूसरे को के विचारों को जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाते। जबकि एक टीम में काम करते हुए हमें दूसरों के विचारों को स्वीकार करना होगा और हमें छोड़ देना होगा। मतलब खुद को ये नहीं है कि मेरी ही बात सही है, ये भावना एक मतलब सभी के अंदर होती है। शिक्षकों में अहंकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। और आलोचना को खुलकर संभालना चाहिए। मतलब अगर आपके विचारों को स्वीकृति नहीं मिल रही है तो उस चीज को भी आपको एक टीचर को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि आप आपे से बाहर हो जाओ या फिर दूसरे के विचारों की आलोचना करने लग जाओ साथ में, ये नहीं होना चाहिए। खराब टीम प्रबंधन, आंतरिक समन्वय, अच्छी टीम टेम्पो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल टीम के अंदर एक समन्वय होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना। आंतरिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप पूर्ण विफलता हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया टीम का, तो वो टीम सफल नहीं हो पाएगी। मतलब सभी एक दूसरे के विचारों से सहमत होने चाहिए। व्यक्तित्व संघर्ष, विरोधाभास व्यक्तित्व वाले लोगों में प्रभावी ढंग से एक साथ काम करने का तरीका विकसित करना चाहिए, ठीक है। जो एक दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट नहीं करते, बात बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हावी व्यक्ति अन्य लोगों पर हावी हो जाएगा। बिल्कुल, जो अपने आप को ही सही मानता है तो वो क्या करेगा, फिर दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक सहयोगी दृष्टिकोण पर किसी को बढ़ने और टीम शिक्षण के एक प्रभावी प्रक्रिया तैयार करने में मदद करेगा। अगर अच्छा संगठन होगा टीम का, अच्छे से सभी एक दूसरे के विचारों को, जो टीचर है एक दूसरे के विचारों को की रिस्पेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या होगा भाई, जो टीम टीचिंग है वो अच्छी रहेगी और बच्चों के लिए भी प्रभावकारी रहेगी। पाठ्यक्रम का पूरा न करना, यह एक रचनात्मक स्तर में रचनात्मक पाठ्यक्रम और आकर्षक छात्रों को तैयार करते समय पाठ्यक्रम पीछे पड़ सकता है, ठीक है। पाठ्यक्रम छूट सकता है, भाई पीछे रह सकता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। हालांकि रचनात्मक शिक्षण आवश्यक है। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है कि टीम शिक्षण के दौरान यह प्रमुख चुनौतियों में से एक है। भाई पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये है इसकी दोष। ये देखिए 2 बार आया हुआ है ये आपके सिलेबस में है, टीम टीचिंग। यहाँ पे लगभग आपकी सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है और 2017 में ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 4 नंबर में। अगर 16 नंबर में आ जाता है तो इतना लिख दो, इसकी विधि लिख दो, परिभाषा लिख दो, ठीक है। ये वाला डायग्राम आप अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। इसके लक्षण, उद्देश्य और गुण और दोष लिख दो 16 नंबर में। ये था आज का हमारा टॉपिक।